चलें बेटा, वी आर बैक विथ अ न्यू मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कल हमने बात की हुई है अबाउट दी नाइट्रिक एसिड और उसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। मैंने बात ये कही है कि नाइट्रिक एसिड जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये सिर्फ मेटल्स को ही नहीं बल्कि नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि मेटल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इवन बाय डाइल्यूट एंड वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, लेकिन जो नॉन मेटल्स हुआ करते हैं उनको सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। फिर प्रोडक्ट्स हमने बेटा अलग अलग देखे थे। जहां तक नॉन मेटल्स की बात थी, नॉन मेटल्स में आपने देखा बेटा कि जो आपका प्रोडक्ट बना करता था, दैट प्रोडक्ट वाज ऑलवेज द ऑक्सो एसिड ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉन मेटल। जैसे आपने देखा था कि सल्फर जो था इट वाज कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, आपका फास्फोरस था इट वाज कन्वर्टेड इनटू फास्फोरिक एसिड। इसी तरह से बेटा आपके पास जो है कार्बन था इट वाज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड। लाइकवाइज हमारे पास बेटा आयोडीन था इट वाज कन्वर्टेड इनटू आयोडिक एसिड, ठीक है, HiO3। और बैलेंसिंग वगैरह पार्ट जो इसका था वो मैंने आपके साथ बेटा ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था एज फार एज नॉन मेटल्स वे कंसर्न। उसके बाद हम मेटल्स पे आ गए बेटा। मेटल्स में मैंने आपके लिए तीन कंडीशंस बताई। एक, अगर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा और उसमें कॉन्सेंट्रेशन प्लीज याद रखिएगा 6% या उससे नीचे होना चाहिए। और उसके बाद अगर हमारे पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हुआ, ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की अगर आप बात करेंगे तो इसमें करीबन आपका नाइट्रिक एसिड जो है 20% होता है, वो करीबन 4 मोलर के आसपास आता है, ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और उसके बाद अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा वो करीबन 70% नाइट्रिक एसिड होता है और वो करीबन करीबन आपके पास 12-13 मोलर बनता है, ठीक है, 12 मोलर ऑलमोस्ट। तो अब मसला ये है कि जो आपके पास वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था बेटा, इसके साथ प्रोडक्ट्स हमने देखे थे कि एक्टिव मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जबकि लेस एक्टिव मेटल्स जो है वो मेटल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिसाइड्स जो आपके पास नाइट्रिक एसिड है बेटा, इसका प्रोडक्ट वहां पे बनता था अमोनियम नाइट्रेट, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अच्छा, उसके बाद जब हम बात करते थे बेटा अबाउट सम लेस रिएक्टिव मेटल्स, जिसमें आपके पास सिल्वर आता था, कॉपर आता था, लेड आता था, मर्करी आता था, गोल्ड आता था बेटा, ठीक है, प्लैटिनम आता था। ये सारे मेटल्स जो हैं ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते और वहां पे वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते और वहां पे इनका कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। उसके बाद जो है हमारी बात हो रही थी बेटा अबाउट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विच इज 20% बाय मास, करीबन जो 4 मोलर होता है बेटा। वहां पे मैंने दो मेटल्स के साथ रिएक्शन आपको दिखाई थी, एक दिखाई थी कॉपर के साथ बेटा और दूसरी रिएक्शन जो है वो मैंने दिखाई थी विथ जिंक मेटल, ठीक है। अब उन रिएक्शंस की बैलेंसिंग जो है उसी वक्त हम कल डिस्कस कर रहे थे जब कल बोर्ड वगैरह हैक हुआ हो गया था। तो मैं बेटा वो बैलेंसिंग वाला पार्ट जो है आपके साथ थोड़ा सा फिर से शेयर करना चाहूंगा ताकि आप जो है इसको चीज को क्लियरली समझ पाए। मैंने कहा कि अगर आप कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, ये आपके पास हो गया HNO3, ठीक है, कॉपर आपका कन्वर्ट होता है इनटू कॉपर नाइट्रेट, वो हो गया CuNO3 होल ट्वाइस, और नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्ट जो होता है दैट्स NO। अब बैलेंसिंग देखो कैसे करोगे, आप याद नहीं रख पाओगे, ठीक है, बैलेंसिंग सीखनी है बिकॉज आपको कॉपर के बजाय कोई और मेटल आ सकता है, बैलेंसिंग सीखनी है। क्योंकि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, लेकिन यहाँ पे अगर आप कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे दैट्स +2, बिकॉज आपको पता है बेटा कि जो NO3 होता है इस पे ग्रुप चार्ज होती है -1। क्योंकि यहाँ पे कॉपर के साथ 2 NO3 है तो उन 2 NO3 पे टोटल चार्ज होगी -2, जिसकी वजह से कॉपर पे जो चार्ज होगी बेटा दैट विल बी +2। सो यहां पे आप कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिएगा दैट इज एक्चुअली +2, ठीक है। सो कॉपर जो है इसकी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो चुकी है, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। बट एट द सेम टाइम अगर आप नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, लेकिन इसका जो यहां पे प्रोडक्ट बन चुका है दैट्स NO, और NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। सो दैट मीन्स एक एक नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल जो है उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। क्योंकि यहां पे आपका हो चुका है 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और यहां पर आपका हो चुका है 3 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। बट यू नो कि रिडॉक्स रिएक्शंस का उसूल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर।
क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बराबर करने के लिए व्हाट आई शैल बी डूइंग इज दैट मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए कॉपर को और मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए बेटा नाइट्रिक एसिड को, ठीक है, बिकॉज 3 कॉपर एटम्स जो है वो कुल मिला के 3 टू 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और 2 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल जो है 2 into 3 जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे. दैट वे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड. इज दैट क्लियर? अब मसला ये है कि इससे तो हमारे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह बैलेंस हुए, अब एटम्स को बैलेंस कैसे करना है? क्योंकि सबसे पहले उन एटम्स को बैलेंस किया करो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्योंकि यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट साइड से बेटा अब 3 कॉपर आ गए, ठीक है, तो दैट मींस मुझे बेटा ऑन द प्रोडक्ट साइड इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वहां पे 3 कॉपर आ जाएंगे. मैंने नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि ये वो नाइट्रोजन एटम्स है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो लेकिन चूंकि मेरे पास यहाँ पे 2 नाइट्रोजन ऐसे थे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए मुझे ट्वाइस NO को लेना पड़ेगा, ठीक है. मैंने उन एटम्स को बैलेंस कर दिया जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है. अब उन एटम्स को बैलेंस करना है बेटा जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एक नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल में आपके पास 2 NO3 हैं, सो 3 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स में एक कॉपर नाइट्रेट मॉलिक्यूल में 2 NO3 आपके पास है. तो अगर आप 3 कॉपर नाइट्रेट की बात करेंगे तो उसमें आपके पास 6 नाइट्रेट है, क्योंकि 6 नाइट्रेट के लिए आपको और 6 मॉलिक्यूल्स नाइट्रिक एसिड के चाहिए, ठीक है. सो दैट वे मेरा जो बैलेंसिंग पार्ट अब रहेगा बेटा, इट वाज 3 टाइम्स कॉपर प्लस वी हैव 2 टाइम्स HNO3 मेरे पास ऑलरेडी था, ठीक है, लेकिन यहां पे जो आपका प्रोडक्ट बना करता था दिस वाज CuNO3 होल ट्वाइस, और मैंने ट्वाइस NO जो है उसको पहले ही बैलेंस किया हुआ है. अब चूंकि यहां पर मेरे पास बेटा यहां पर 3 कॉपर थे, यहां पर 3 कॉपर नाइट्रेट आ जाएगा ताकि कॉपर बैलेंस हो जाए, लेकिन नाइट्रेट मेरे पास 3 2 और 6 आ गए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रेट हैं तो 3 में कितने होंगे 6. उन 6 नाइट्रेट के लिए बेटा हमें और 6 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल चाहिए ही चाहिए, ठीक है, बिकॉज एक नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल आपको सिर्फ एक नाइट्रेट प्रोवाइड करेगा, सो और 6 नाइट्रेट के लिए आपको 6 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल चाहिए. दैट वे रिएक्टेंट साइड आपका बनेगा 3 टाइम्स कॉपर प्लस 6 प्लस 2 टाइम्स हो गया 8, दैट इज 8 टाइम्स HNO3. इट गिव्स मी राइट आपके पास 3 टाइम्स CuNO3 होल ट्वाइस है प्लस वी हैव ट्वाइस NO, और इसमें आपका वाटर भी बना था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन्स हैं तो इट शुड बी 4 टाइम्स H2O, तो आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया. आप ऑक्सीजन को देख लीजिएगा बेटा, तिमासन ऑटोमेटिकली पाने बैलेंस का मीटर, ठीक है. सो दिस वाज समथिंग अबाउट कि आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को जब आप कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं तो उसका वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट्स नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, और रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है बेटा वो आपको आना चाहिए, ठीक है. यहां से आगे जो है आई विल बी शोइंग यू वन मोर, जो जिंक के साथ हमने रिएक्शन की थी, ठीक है, हमने लिखा था बेटा जिंक जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं HNO3 के साथ, it results in the formation of zinc nitrate, that is ZnNO3 whole twice. इसके अलावा हमें मिलता था यहाँ पे N2O, राइट, और हमारा प्रोडक्ट होता है H2O. अब अगर हम रिएक्शन की बैलेंसिंग के बारे में सोचेंगे, यहाँ पे जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पर फिर से जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, दैट मींस जिंक जो है इट हैज अंडरगॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन. बट एट द सेम टाइम HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. दैट मींस बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो चुका है, ठीक है, इसका 4 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो चुका है. अब खुद सोचिए अगर इसका यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो चुका है बेटा, लेकिन ये तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, फाइन. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन को बैलेंस करने के लिए मुझे इस जिंक को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा. मगर मसला ये है कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल ले लूं, आराम से देख लेना, पहले यहाँ पे था कि देयर वाज 4 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन बिकॉज नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट था +5, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. क्योंकि +5 से +1 का मतलब ये है दैट देयर इज 4 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पर नाइट्रोजन एटम. सो चूंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड को बराबर करने के लिए मैंने जिंक को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 2 into 2 जो है मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाए. अब यहाँ पे तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मगर यहाँ पे जो इसने N2O प्रोडक्ट बनाया है इसमें 2 नाइट्रोजन ऐसे हैं जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, यानी कि 2 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है. दैट मींस उन 2 नाइट्रोजन के लिए मुझे उसको ट्वाइस लेना पड़ेगा, ताकि 2 नाइट्रोजन हम ऐसे कंसिडर करें जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है.
अब ये दो नाइट्रोजन लाने के लिए चूंकि उसको ट्वाइस लेना पड़ा, मगर इसको ट्वाइस लेने के लिए बेटा इसको भी अब ट्वाइस लेना पड़ेगा। बिकॉज आप देख लीजिए ना, आपके पास यहां पे एक नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, मगर अगर मैं सिर्फ एक ही नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल कंसीडर करूं तो मेरे पास रिएक्टेंट साइड से सिर्फ एक नाइट्रोजन ऐसा आया जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। मगर मेरे प्रोडक्ट साइड से दो नाइट्रोजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है। दैट मींस मुझे कम से कम दो नाइट्रोजन लेने हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड, दो नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल लेने हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड जिनके नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अब जब मैं दो नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा था, दो मॉलिक्यूल्स में कितना आएगा, 2 4 और 8 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। अब 8 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन के साथ साथ तो 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। अब एक जिंक सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा दे रहा था, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुझे कितना लेना चाहिए, 4 टाइम्स जिंक, राइट। सो दैट मींस मेरे पास जो बैलेंसिंग आएगी दैट शुड बी 4 टाइम्स जिंक प्लस वी हैव ट्वाइस HNO3, राइट। तो 4 जिंक मॉलिक्यूल्स ने 8 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और 2 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स ने उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दिया। उसके बाद आपका यहाँ पे जिंक नाइट्रेट बना। अब इसकी बैलेंसिंग की बात करेंगे ऑन द प्रोडक्ट साइड। बिसाइड्स दैट वी हैड N2O, बिसाइड्स दैट वी हैव H2O एज वेल। अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट साइड से है 4 जिंक, प्रोडक्ट साइड से 4 जिंक होने के लिए इसको 4 टाइम्स लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना जब आप बैलेंसिंग करेंगे ऑन द प्रोडक्ट साइड स्टार्ट, तो आप पहले उन एटम्स को बैलेंस करो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट साइड से हमारे पास 4 जिंक थे, प्रोडक्ट साइड से भी 4 होने चाहिए, मैंने इसको 4 टाइम्स ले लिया। अब ये दो नाइट्रोजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दो नाइट्रोजन है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो मुझे नाइट्रोजन उन नाइट्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत है नहीं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इनके बगैर बाकी एटम्स की जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट इज स्टिल +5। दैट मींस ये वाला पार्ट ऐसा है नाइट्रोजन का जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आया है। क्योंकि मेरे पास 4 मॉलिक्यूल्स में 8 नाइट्रेट हैं, क्योंकि पर मॉलिक्यूल 2 नाइट्रेट हैं, 4 मॉलिक्यूल्स में 8 नाइट्रेट आएंगे, और 8 नाइट्रेट के लिए आपको और 8 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। सो इट शुड बी +8 टाइम्स HNO3। वही मेरे पास आता था 4 टाइम्स जिंक प्लस वी हैव 8 + 2 जो है दैट इज 10 टाइम्स HNO3 हो गया। इट इज गिविंग मी, अब प्रोडक्ट साइड से देखिए, इट इज 4 टाइम्स ZnNO3 होल ट्वाइस जो हम बैलेंस कर चुके हैं, प्लस N2O में नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। अब जाके वाटर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, और यहाँ पे सारा हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में है, सो इट हैज टू बी 5 टाइम्स H2O। अब अगर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बेटा, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी आपके पास बैलेंस हो चुका होगा। आप बस सिर्फ एटम्स काउंट करिए ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड, यू विल फाइंड दैट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी ऑलरेडी बैलेंस्ड। So that was about balancing. Now comes the second part जिस पे मैं फोकस कर रहा हूं बेटा, that part is this one. दोनों केसेस में, एक केस में मैंने जिंक को रिएक्ट किया, दूसरे केस में मैंने कॉपर को रिएक्ट किया, ठीक है। यहां पे मैंने जिंक को रिएक्ट किया नाइट्रिक एसिड के साथ, और नाइट्रिक एसिड मेरा डाइल्यूट था, और कॉपर को भी मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ बेटा रिएक्ट किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बना था दैट वाज N2O, जबकि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना था NO। तो इसमें नाइट्रोजन पहुंचा था टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन पहुंचा है टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कल मैं आपको समझाना चाहता था कि प्रोडक्ट में फर्क क्यों आया, हालांकि नाइट्रिक एसिड इसके लिए भी डाइल्यूट और नाइट्रिक एसिड कॉपर के लिए भी डाइल्यूट है, फर्क क्यों आया प्रोडक्ट में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जिंक जो है बेटा इट इज मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू कॉपर, इट्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू कॉपर, और वो आपको उनके रिडक्शन पोटेंशियल से पता चला होगा। कॉपर शुते उष्मतन गोबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर +0.34 वोल्ट, जबकि जिंक जो होता था इट वाज -0.76 वोल्ट। तो चूंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, दैट मींस इसकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी है वो कम है, जबकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, दैट मींस इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज आसानी से कर पाता है एज कंपेयर टू कॉपर, इस वजह से ये नाइट्रिक एसिड का नाइट्रोजन जो है बेटा ज्यादा रिड्यूस कर पाता है। दैट मींस फ्रॉम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। लेकिन अगर आप बात करेंगे बेटा दूसरे वाले केस में, यहां पर भी कॉपर तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर चूंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा हायर साइड से है, एमिशन इलेक्ट्रॉन लूज करनो त्यूता पोटेंशियल क्या, यूता इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या, यूता जिंक
जिंक सो ये उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा जितनी आसानी से बेटा आपका जिंक लूज करता था। जब कॉपर उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाया तो जाहिर सी बात है ये एक नाइट्रोजनस, ये एक नाइट्रिक एसिड किस नाइट्रोजनस 2 ता रिड्यूस करे थन के ये इसको रिड्यूस तो करता है बट नॉट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 to +1 बट फ्रॉम +5 to +2 ओनली, राइट। तो ये एक चीज आपको बेटा समझनी थी कि जिंक में आपका प्रोडक्ट क्यों अलग आता है और कॉपर में प्रोडक्ट क्यों डिफरेंट आता है, वो चीज मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी फर्क यहां पे आपको बेटा नजर आती है, दैट डिफरेंस वाज इन द प्रोडक्ट्स। जब आप डाइल्यूट के बजाय कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते थे, ठीक है, अगर आप डाइल्यूट के बजाय बेटा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते थे, मैं स्लाइड कल वाली आपके स्क्रीन पे लाना चाहूंगा ताकि हम इस चीज को बेटा अंडरस्टैंड कर पाए। एक्सक्यूज मी अ सेकंड। ओके, नाइट्रिक एसिड के बारे में बात हो रही है और नाइट्रिक एसिड में ये वाली स्लाइड मेरे ख्याल से, हाँ ये वाली है। अब देखिए, ये तो डाइल्यूट वाला मामला हो गया जो मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। डाइल्यूट के साथ आपका प्रोडक्ट जो है कॉपर का NO बनता है जबकि जिंक का बनता है N2O। क्यों? विथ लॉजिक मैंने आपके सामने बात रख दी है, ठीक है। उसके बाद जो है बेटा आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन हियर कि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट क्या बनता है और इसकी बैलेंसिंग की हम बात करेंगे, ठीक है। आराम से देख लेना। सबसे पहली बात यह है कि यहां पे जब आपका कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो अपना कॉपर नाइट्रेट बनाएगा ही बनाएगा, मगर इस बारी जो नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन प्रोडक्ट है दैट्स नॉट NO, दैट्स NO2। आप याद करिए, इससे पहले जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था तब कॉपर का जो रिडक्शन प्रोडक्ट था बेटा दैट वाज बेसिकली NO, लेकिन इस बारी रिडक्शन प्रोडक्ट होता है NO2। लाइकवाइज यही प्रोडक्ट जो है आपके पास बेटा जिंक का भी बनता है। Now this time the point is कि प्रोडक्ट में चेंज क्यों आया, why there was a change in the product। आराम से बात समझ लेना। जब मैं बात कर रहा हूं बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की, ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का मतलब ये हुआ कि जिस सॉल्यूशन में HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को आप डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर कॉन्सेंट्रेशन वहां पे कम हुआ दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स जो नाइट्रिक एसिड के थे बेटा वो सॉल्यूशन में कम मौजूद थे। क्योंकि डाइल्यूट वाले केस में नाइट्रिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कम अवेलेबल थे और जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट था, चाहे आपने रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर लिया था या आपने रिड्यूसिंग एजेंट जिंक लिया था, ठीक है, जब आपके पास बेटा डाइल्यूट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम अवेलेबल थे, तो ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, मान लीजिए इस रिड्यूसिंग एजेंट की कैपेसिटी है 100 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। बात समझ लेना, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में प्रोडक्ट क्यों चेंज, प्रोडक्ट में क्यों फर्क आता है। जब डाइल्यूट वाले केस की बात थी, मान लीजिए आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, चाहे जिंक है या कॉपर है, सपोज बेटा ये 100 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की कैपेसिटी रखता है। क्योंकि डाइल्यूट वाले केसेस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कम अवेलेबल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड कम अवेलेबल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड कम अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है ये 100 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये आपको कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, ये कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड करने हैं, तो जिस वजह से पर मॉलिक्यूल जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो जाता है और आपका जो HNO3 था बेटा या तो ये कन्वर्ट होता था इनटू NO या तो कन्वर्ट होता था इनटू N2O, और पर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे या तो 3 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता था या तो 4 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता था। लेकिन जब बात करते हैं बेटा अबाउट द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इस बारी में फिर से ले रहा हूं नाइट्रिक एसिड,
लेकिन जो नाइट्रिक एसिड इस बार ये वो कॉन्सेंट्रेटेड है। व्हेन आई से कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट मींस बेटा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का ज्यादा है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को आप डिफाइन करते हैं एज N/V, तो अगर नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दैट मींस उसके नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा अवेलेबल होंगे इन द सॉल्यूशन। तो अगर इस बारी नंबर ऑफ मोल्स कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हमारा है, दैट इज नाइट्रिक एसिड। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में इसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, मगर जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक या कॉपर, वो तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा। कॉपर अपने आप को अभी भी कन्वर्ट करता है इनटू Cu2 पॉजिटिव, जिंक अभी भी अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू जिंक 2 पॉजिटिव। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट आपका उतने ही इलेक्ट्रॉन्स अभी भी प्रोवाइड कर रहा है, मगर इस बारी जो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हैं वो ज्यादा है। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहे, मगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मोल्स ज्यादा हुए, तो अब उतने ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जब उतने ही मोल्स बेटा ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़े, तो पर मोल या पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। दैट्स व्हाई इस बारी जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा, वहां पे HNO3 जो है वो NO या N2O नहीं बनाता, वो NO2 बनाता है। जिस NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और यहाँ पे सिर्फ पर मॉलिक्यूल होता है 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है इस केस में, ठीक है। क्योंकि आपके पास नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल थे कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में, लेकिन जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट था वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स अभी भी प्रोवाइड कर रहा है। जब उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं मगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मोल्स ज्यादा है, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स बेटा ज्यादा मोल्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ रहे हैं, राइट बेटा। जब इतने ही मोल्स ज्यादा नंबर ऑफ इतने ही इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़े, तो जाहिर सी बात यह है बेटा कि वहां पे पर मॉलिक्यूल जो है कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ आपका पर मॉलिक्यूल बेटा 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। और वही चीज जो है असल में डिफरेंस करती है कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ जो प्रोडक्ट है बेटा वो डिफरेंट क्यों आ जाता है, ठीक है। सो दैट वाज समथिंग अबाउट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो वहां पे आपका प्रोडक्ट जो है बेटा वो देख लीजिएगा। यहाँ पे कॉपर आपका रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ मगर कॉन्सेंट्रेटेड, और जो रिडक्शन प्रोडक्ट बनता है वो NO2 बनता है। यहाँ पे जिंक रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ और जो प्रोडक्ट बनता है वो NO2 बनता है, ठीक है। अब मसला ये है बेटा कि जो आपके पास यहाँ पे बैलेंसिंग की बात है, प्रोडक्ट तो मैंने समझा दिया क्यों ये डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया, क्यों ये यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन पर मॉलिक्यूल हो गया टू द नाइट्रिक एसिड, वो मैंने आपके सामने बात रख दी है। नाउ कम्स द बैलेंसिंग पार्ट, रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। क्योंकि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा मेरा 0, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो यहाँ पे पर कॉपर एटम जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फाइन। जब यहाँ पे पर कॉपर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन भी होगा। क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है HNO3 का, दैट इज NO2, फाइन। लेट्स हैव द व्हाइट बोर्ड ताकि हमारे सामने कोई टर्म ना रहे। आपके पास कॉपर था बेटा, इस कॉपर को आप ट्रीट कर रहे थे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, आपका प्रोडक्ट मिलता था CuNO3 होल ट्वाइस प्लस वी हैव NO2 प्लस वी हैव H2O, ये आपका प्रोडक्ट था। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्योंकि कॉपर यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, यहाँ पे कॉपर किस में है +2, दैट मींस देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, एंड दिस इज द नाइट्रोजन जो कि रिडक्शन के बाद बना है, और इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। सो HNO3 में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो चुका है, फाइन, 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो चुका है। अब ऑक्सीडेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है, रिडक्शन सिर्फ यहाँ पे पर मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा लॉस और गेन बराबर करने के लिए क्या करना होगा, हमें HNO3 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट वे माय रिएक्शन विल बी Cu प्लस वी हैव ट्वाइस HNO3, राइट। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दिया। फिलहाल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बराबर हुए। उसके बाद आपको पता है बेटा हम एटम्स की बैलेंसिंग का सोचते हैं, ठीक है। दिस वाज NO2 प्लस वी हैव H2O हियर। अब उसके बाद एटम्स की बैलेंसिंग का सोचते हैं। रिएक्टेंट साइड से एक ही कॉपर है, तो यहां पर भी ऑलरेडी एक ही कॉपर है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहां पर 2 नाइट्रोजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बिकॉज मैंने ये वो वाले नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए जिनका रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि 2 नाइट्रोजन ऐसे हैं जिनका रिडक्शन हो रहा है, सो इट शुड बी लाइक ट्वाइस ऑफ NO2, हो गया वो भी। तो ये वो वाले नाइट्रोजन बैलेंस हुए जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था।
उसके बाद बेटा हम उन एटम्स की बैलेंसिंग की बात करेंगे जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। जैसे ये जो NO3 यहां पर हमारे पास है, NO3 में भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5, राइट, बिकॉज ये आपके पास होता है NO3 माइनस, और NO3 माइनस में जब आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं दैट कम्स आउट टू बी +5। क्योंकि NO3 माइनस में भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +5, सो गलती से सारा इरेज हो गया, इट वाज कॉपर, प्लस वी हैव, हमने अब तक लाया था बेटा ट्वाइस HNO3, राइट, it was giving me CuNO3, that was one times, plus we have twice NO2 plus we have H2O, right? इतना हम बैलेंस कर चुके थे, क्योंकि यहाँ पे दो नाइट्रेट ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया बेटा। तो इन नाइट्रेट के लिए, दो नाइट्रेट के लिए आपको दो नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स और चाहिए, सो माय रिएक्शन विल नाउ बी copper plus we have 2 plus 2, so when 4 times HNO3, right? It's giving me, यहाँ पर आपके पास बेटा कॉपर नाइट्रेट है, that is CuNO3 whole twice, प्लस ये वाला नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, प्लस वी हैव H2O, जितना भी हाइड्रोजन यहाँ पे था वो सारे का सारा वाटर के फॉर्म में आ गया, सो इट शुड बी ट्वाइस H2O। यहाँ से रिएक्टेंट साइड से 4 हाइड्रोजन्स थे, प्रोडक्ट साइड से भी 4 हाइड्रोजन्स होने चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस कैसे करते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई बेटा कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब हम लेते हैं तो प्रोडक्ट में वहां पे वेरिएशन क्यों आ जाता है, ठीक है। दिस वाज समथिंग दैट वाज टू बी डिस्कस्ड अबाउट नाइट्रिक एसिड, और मैंने आपके सामने बेटा बात रखी है। और लास्ट पॉइंट जो है, जो आपकी स्लाइड पे है, वो आप देख लीजिएगा, मैं इसको फिर से जूम कर रहा हूं, ठीक है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Metals like aluminium and chromium जो है do not react even in concentrated nitric acid, ठीक है, due to the formation of a protective layer of their oxides on the surface of the metal। अब ये बात समझो कि ये मसला क्या है। जब भी आप बात करते हैं बेटा क्रोमियम की और एल्यूमिनियम की, ठीक है, अगर आप इनको नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि बाकी सारे मेटल्स नाइट्रिक एसिड में आते ही डिसॉल्व हो जाते हैं और वो अपने नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो नाइट्रेट्स चूंकि सॉल्युबल होते हैं इस मिक्सचर में, तो आप कहते हैं कि आपका मेटल जो है वो डिसॉल्व हो गया, मगर डिसोल्यूशन के साथ साथ वो किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट भी हुआ। लेकिन जब क्रोमियम और एल्यूमिनियम की बात करते हैं, इनको जो ही आप नाइट्रिक एसिड में बेटा लेते हैं, इट इजंट लाइक दैट कि जैसे बुक्स लिखती हैं या जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि ये दीज डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट करते हैं, मगर इनके रिएक्शन में दे आर एक्चुअली बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू देयर ऑक्साइड्स, राइट। Cr क्रोमियम को ऑक्सीडाइज किया जाता है टू क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, और एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज किया जाता है टू Al2O3। अब इन दोनों की परेशानी ये है, मान लीजिए ये मेरे पास एल्यूमिनियम मेटल स्ट्रिप है, और इस एल्यूमिनियम मेटल स्ट्रिप को बेटा मैंने नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है, ये मेरे पास नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन था और इसमें मैंने एल्यूमिनियम मेटल स्ट्रिप को डिप कर दिया। जो ये एल्यूमिनियम के सरफेस वाले एटम्स होते हैं, ठीक है, जो भी सरफेस वाले एटम्स यहाँ पे एल्यूमिनियम के होते हैं, as they come in contact with nitric acid, right, HNO3, वो कन्वर्ट हो जाता है, that aluminium metallic surface that gets converted into aluminium oxide। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसका स्टिकिंग नेचर होता है, और ये एल्यूमिनियम मेटालिक सरफेस के ऊपर स्टक हो जाता है, इछुन डिसॉल्व गसा एट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशनस मजम क्या। तो जब वहां पे इस एल्यूमिनियम मेटल की टॉप लेयर, सरफेस लेयर कन्वर्ट हो गई इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसी के ऊपर चिपक गई जैसे कि करोजन में होता है, ठीक है। जब ये ऑक्साइड लेयर इस मेटल के ऊपर बेटा स्टक हो गई, तो उसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सी चढ़ जाती है एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर, राइट, बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर अब चारों तरफ से क्या आया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चूंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, और दूसरी बात यह है, ये अब बाकी एल्यूमिनियम जो कि इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर बचा है, ठीक है, ये उस बाकी एल्यूमिनियम को नाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में भी नहीं आने देता, जिस वजह से बाकी सारा एल्यूमिनियम जो होता है बेटा वो बच जाता है, वो उसके बाद रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि आपने एल्यूमिनियम उसमें डाल दिया, और आपको लगता अगर सपोज वो एल्यूमिनियम वहां पे डिसॉल्व हो जाता, आप कहते एल्यूमिनियम रिएक्ट कर गया, लेकिन आप जब एल्यूमिनियम डालते हैं मे बी पहले कुछ सेकंड्स के लिए रिएक्शन हो जाता है, लेकिन उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, बिकॉज पहले कुछ सेकंड्स में जो सरफेस लेयर एल्यूमिनियम एटम्स की थी वो ऑक्सीडाइज हो गई और वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, और वही ऑक्साइड जो है बेटा अपनी
कोटिंग सी चढ़ा लेता है इस एल्यूमिनियम मेटल के बिल्कुल चारों तरफ, जिस वजह से ये बाकी एल्यूमिनियम जो उस कोटिंग के अंदर अब है, ये उस एल्यूमिनियम को बेटा नाइट्रिक एसिड की तरफ एक्सपोज नहीं करता। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका नाइट्रिक एसिड जो है, आपका सॉरी एल्यूमिनियम जो है बेटा, ये फर्दर ऑक्सीडेशन से बच जाता है और आप कहते हैं कि जैसे कि ये रिएक्ट ही नहीं कर गया। हालांकि रिएक्शन हुई थी, मगर रिएक्शन सिर्फ सरफेस वाले एटम्स के साथ हुई, अंदर जो बल्क वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो वहां पे रिएक्ट नहीं कर जाते। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द एल्यूमिनियम मेटल, किस तरह से रिएक्ट कर जाता है। उसके बाद बेटा बात करते हैं क्रोमियम की। ठीक है, क्रोमियम में भी एग्जैक्टली यही बात होती है। ये नाइट्रिक एसिड के साथ जो ही कांटेक्ट में आते हैं सरफेस वाले एटम्स, तो वो अपने आप को क्रोमिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और वो क्रोमिक ऑक्साइड जो बेटा अपनी कोटिंग चढ़ाता है, विच इज एक्चुअली स्टिकिंग, राइट, जो कि बिल्कुल इस सरफेस के ऊपर जो है चिपक जाती है और डिसॉल्व भी नहीं हो पाती इन नाइट्रिक एसिड। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सी बनती है। इसको क्यों प्रोटेक्टिव कवरिंग कहते हैं? क्योंकि ये बाकी मेटल को बचाता है ऑक्सीडाइज होने से, राइट। एंड इस तरह से बेटा आपके पास ये क्रोमियम मेटल जो है ये भी फर्दर ऑक्सीडेशन से बच जाता है, डिसॉल्व गसान क्या। तो ये इन दो मेटल्स की स्पेशलिटी थी। यम मेटल इनर्ट टुवर्ड्स नाइट्रिक एसिड, नॉट एक्चुअली इनर्ट, नॉट प्रैक्टिकली इनर्ट, बल्कि इनिशियली रिएक्ट करते हैं, लेकिन फिर वो प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप होने के बाद बेटा ये आगे फिर रिएक्ट नहीं कर पाते, राइट। सो दैट वाज अबाउट द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉर यू, और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड किस तरह से रिएक्ट कर जाते हैं। यहां से आगे बेटा मैंने एक और स्लाइड जो है आपके साथ शेयर करनी है। I'll be talking about the next one here, that is the most important reaction from this particular part. हाँ, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को बेटा कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, राइट। ब्राउन रिंग टेस्ट इस रिएक्शन को कहते हैं, एंड दिस इज बेसिकली द टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स। दिस इज एक्चुअली द टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स। अब यहां पे मैं आपको इतना बताऊं बेटा कि जो ब्राउन रिंग टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट, मैं फिलहाल इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं BRT, फाइन। प्लीज रिमेंबर, it is the test which confirms the presence of NO3 minus ions in any solution. चाहे वो NO3 minus NaNO3 से आया हो, चाहे वो NO3 minus KNO3 से आया है, चाहे वो NO3 minus HNO3 से आया है, ठीक है। किसी भी सोर्स से जो NO3 माइनस रिलीज कर सकता है बेटा, वो सारी स्पीशीज जो हैं वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को दिखाती हैं, जिस रिएक्शन को हम ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। तो यहां पे एक चीज दिमाग में बिठाना है कि ब्राउन रिंग टेस्ट जो ना सिर्फ नाइट्रिक एसिड की होता टेस्ट के, बल्कि नाइट्रिक एसिड चूंकि NO3 माइनस रिलीज करता है, और जो भी बाकी कोई कंपाउंड्स NO3 माइनस रिलीज कर पाएंगे, वो सारे कंपाउंड्स जो है बेटा वो ब्राउन रिंग टेस्ट दिखा सकते हैं विद NO3 माइनस। इज दिस पार्ट क्लियर? सो ब्राउन रिंग टेस्ट इज नॉट एक्चुअली द टेस्ट या रिएक्शन ऑफ HNO3, इट इज बेसिकली द रिएक्शन ऑफ NO3 माइनस फ्रॉम HNO3। इज दैट पार्ट क्लियर? और द रिएक्शन ऑफ NO3 माइनस फ्रॉम एनी अदर स्पीशीज। मगर चूंकि जब आपका HNO3 सोल्यूशन में होता है बेटा, इशू दैट हमेशा अवेलेबल आसान एज NO3 माइनस एंड H पॉजिटिव, बिकॉज मैंने आपको कल कहा था नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि 100% आयोनाइज होता है, और जब भी इसका सोल्यूशन हम लेते हैं, क्योंकि हमें हमेशा इसका सोल्यूशन ही अवेलेबल होता है, दैट सोल्यूशन हमेशा अवेलेबल आसान एज फ्री H पॉजिटिव एंड फ्री NO3 माइनस। चूंकि हमेशा अवेलेबल NO3 माइनस, इसलिए जो HNO3 है बेटा वो हमेशा इस रिएक्शन को दिखाता है, जिसको हम ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, मैं स्लाइड आपके साथ फिर से शेयर करूं, आप इस रिएक्शन को थोड़ा सा एनालाइज करें। इन दिस टेस्ट यानी कि इन दिस रिएक्शन, ferrous sulfate solution is added to a solution of metal nitrate या नाइट्रिक एसिड जो भी होगा, ठीक है। अगर आपके पास नाइट्रिक एसिड है या कोई भी सोल्यूशन है जिसमें नाइट्रेट आयन मौजूद होगा, जिसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट होगा बेटा, तो इस नाइट्रेट वाले सोल्यूशन को फेरस सल्फेट सोल्यूशन ऐड किया जाता है, एंड फेरस सल्फेट सोल्यूशन यू नो दैट इज FeSO4, राइट। तो FeSO4 जो है नाइट्रेट वाले सोल्यूशन को ऐड किया जाता है, जिसमें NO3 माइनस आयंस मौजूद होंगे जैसे नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। और उसके बाद इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इट इज बेसिकली डन दिस वे, इट्स एक्चुअली डन दिस वे बेटा। आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब आ गया। इस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले आप
नाइट्रेट सोल्यूशन लेते हैं, मान लीजिए यहां तक जो है आपका नाइट्रेट सोल्यूशन इसमें मौजूद था, ठीक है, इसमें नाइट्रेट आयंस जो थे वो अवेलेबल थे। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, आप इसमें ऐड करते हैं फेरस सल्फेट सोल्यूशन, और वो फेरस सल्फेट जो है बेटा वो इसमें पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। मान लीजिए ये जो रेड पार्ट है ये फेरस सल्फेट वाला पार्ट है, तो ये जो है फेरस सल्फेट वहां पे Fe2 पॉजिटिव रिलीज करता है और HNO3 जो है वो NO3 माइनस रिलीज करता है, और ये दोनों जो है एक सोल्यूशन में, एक मिक्सचर में मौजूद होते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है बेटा, एक तीसरी चीज की जाती है कि अलोंग द साइड्स, ठीक है, यहां से साइड्स के अलोंग, फाइन, यहां से साइड्स के अलोंग, और जो इसके चारों तरह से साइड्स होते हैं, अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब जो है इसमें H2SO4 ऐड किया जाता है, ठीक है, H2SO4 ऐड किया जाता है। तो जो ही वो H2SO4 यहां पे नीचे आता है बेटा, जो ही वो H2SO4 यहां पे नीचे आता है, तो यहां पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस होती है of this particular mixture, Fe2 पॉजिटिव और NO3 माइनस आयंस का मिक्सचर, और जो H2SO4 जो ऊपर से आता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इस मिक्सचर और लिक्विड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस बनती है, उस कॉन्टैक्ट सरफेस पे बेटा एक रिंग बनती है यहां पे, ठीक है, उस कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक रिंग बनती है ब्राउन कलर की, मैंने एग्जैक्टली वही कलर आपका इस्तेमाल किया यहां पे। जो ही H2SO4, जहां पे H2SO4 कॉन्टैक्ट में आता है बेटा विथ दिस पर्टिकुलर मिक्सचर, वहां पे जो है ब्राउन रिंग से बन जाती है, तो इस वजह से इस टेस्ट को कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। और अगर वहां पे, ठीक है, आपने मान लीजिए कोई सोल्यूशन, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में कोई सोल्यूशन था, मुझे नहीं पता कौन सा था, मैंने इसमें फेरस सल्फेट ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने यहां से H2SO4 अलोंग द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब ऐड कर दिया। अगर यहां पे ब्राउन रिंग बन जाती है, दैट कंफर्म्स कि आपने जो सोल्यूशन लिया था उसमें असल में NO3 माइनस प्रेजेंट था। चूंकि ये यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ NO3 माइनस इन द सोल्यूशन, दैट्स व्हाई इसको बेटा हम कहते हैं नाइट्रेट टेस्ट एज वेल, ठीक है, नाइट्रेट टेस्ट, ताकि आप नाइट्रेट को कंफर्म कर सके क्या किसी सोल्यूशन में NO3 माइनस आयन प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। अब मसला है कि रिएक्शन के दौरान क्या होता है और ये ब्राउन रिंग वगैरह जो है ये किस तरह से बनती है, उसके बारे में बेटा हमें रिएक्शन थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो NO3 माइनस है जो कि आपके HNO3 से आ गया, ये Fe2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, जो Fe2 पॉजिटिव आपने ऊपर से ऐड किया था इन द फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट, राइट। तो यहां पे बेटा Fe2 पॉजिटिव जो आपका है ये ऑक्सीडाइज होता है टू Fe3 पॉजिटिव, जबकि NO3 माइनस जो है वो रिड्यूस होता है टू NO। क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट था +5, यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो नाइट्रेट को यहां पे बेटा 3 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है। चूंकि एक Fe2 पॉजिटिव जब Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, इसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, सो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने के लिए चूंकि इसका 3 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा है, हमें 3 Fe2 पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। बाकी आपके पास यहाँ पे चूंकि वाटर भी बनता है, तो वाटर के लिए ऑब्वियसली हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए, और वो हाइड्रोजन जो है वो H2SO4 वाले पार्ट में से आता है, ठीक है। तो H पॉजिटिव जो कि H2SO4 से आ गया, Fe2 पॉजिटिव आयन जो कि फेरस सल्फेट से ऐड हुआ, और NO3 माइनस आयन जो कि आपके किसी भी नाइट्रेट सोर्स से आता है बेटा, ये आपस में कंबाइन होके पहले स्टेप में ये सारी स्पीशीज बनाते हैं, उनमें आपका NO जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जो है ये कहां पे कैरी आउट हुई, दिस इज ओनली गेटिंग कैरीड आउट एट द what we called as interface of the two liquid layers of H2SO4 and the mixture, right? अब जो ही उस लिक्विड मिक्स जो आपके पास वहां पे उस पर्टिकुलर लेयर में कॉन्टैक्ट सरफेस में NO बना, ये NO जो है ये फर्दर और Fe2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है, मगर वो Fe2 पॉजिटिव चूंकि ये जो Fe3 पॉजिटिव वाला पार्ट था, ये Fe3 पॉजिटिव वाला पार्ट कहां पे बना, सरफेस के ऊपर बना। सारा जो Fe2 पॉजिटिव सोल्यूशन में था, ठीक है, वो सोल्यूशन का सारा Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, सिर्फ सरफेस वाला जो Fe2 पॉजिटिव था बेटा वो ऑक्सीडाइज होकर Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। जो बाकी Fe2 पॉजिटिव है वो सरफेस लेयर के नीचे बाकी सारे बल्क में मौजूद है।
और वो Fe2 पॉजिटिव वहां पे मौजूद होता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्वा कॉम्प्लेक्स। इसको आप हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। बिकॉज Fe2 पॉजिटिव आपको पता है डी ब्लॉक मेटल है, इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स राइट एंड फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जिनके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो ये जो Fe2 पॉजिटिव यहाँ पे है बेटा, जो कि बल्क में मौजूद होता है, इज ऑलरेडी एस्निशन अवेलेबल आसा इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्वा कॉम्प्लेक्स राइट। अब ये जो एक्वा कॉम्प्लेक्स है FeH2O, ठीक है, यहाँ पे आप ये समझ लीजिएगा कि इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे इट्स नथिंग राइट। तो यहाँ पे जो एक्वा कॉम्प्लेक्स आपका है आयरन का 2+, ये बल्क वाला जो है, जो ही वो NO के कांटेक्ट में आता है, जो NO आपकी टॉप लेयर में बना, तो वहां पे बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देता है, बिकॉज NO इज अ स्ट्रॉन्गर लिगैंड एज कंपेयर टू H2O। NO is a stronger ligand as compared to H2O, ठीक है। लिगैंड का नाम सुना है? लिगेंड वो स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करे। मैंने परसों भी आपके साथ कहा था बेटा, परसों भी आपके साथ शेयर किया जब मैंने सिल्वर डायमाइन वगैरह कॉम्प्लेक्स की बात की थी, ठीक है। बराबर। तो यहां पर जो आपके पास जब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे NO की, तो NO जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है, और ये इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके खुद को अपने आप को एंट्री कराता है, ठीक है। इस तरह से आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, दिस कॉम्प्लेक्स इज व्हाट वी कॉल्ड एज, नीचे मैंने इस कॉम्प्लेक्स का नाम भी लिखा हुआ है, इट इज पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम। वाई पेंटा एक्वा? क्योंकि यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर के लिए कोऑर्डिनेशन में टर्म यूज किया जाता है एक्वा। इट्स पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम। वाई नाइट्रोसोनियम? बिकॉज यहाँ पे NO जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है इन द कॉम्प्लेक्स, और जो आपका NO न्यूट्रल था इस जगह का कन्वर्ट इनटू NO पॉजिटिव। चूंकि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं तिमन से नावस लगा IUM, ठीक है। आप कहते हैं सपोज लेट इट बी, आपके पास बेटा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है NH4 पॉजिटिव, आप इसको कहते हैं अमोनियम, इसी तरह से कार्बोनियम, इसी तरह से नाइट्रोसोनियम। तो यहाँ पे जो आपका NO होता है बेटा, जो ही कॉम्प्लेक्स में एंट्री मारता है एज ए लिगेंड, इट ऑक्सीडाइज गछा और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है टुवर्ड्स आयरन। जब इस NO ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया टुवर्ड्स आयरन, यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? +2। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया टुवर्ड्स आयरन बेटा, तो उसकी वजह से आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे चेंज होता है, और आयरन शायद तो रिड्यूस गसान टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। This is the rarest and the rarest of the complexes of iron, जहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। अदरवाइज आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या तो +2 होता है या तो +3 हुआ करता है, ठीक है। अब जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, यही कॉम्प्लेक्स बनता है एट द बेसिकली, जब मैंने आपसे कहा कि जहां पे दो लिक्विड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं इन द टेस्ट ट्यूब, जहां पे ये दो लिक्विड्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं, वहीं पे ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, और इसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कलर जो होता है वो ब्राउन होता है, क्योंकि ये इस पूरी सरफेस पे बनता है। लेकिन जब आप बाहर से देखेंगे ना, बाहर से आपको ये रिंग जैसा दिखेगा, एट द टॉप ऑफ द सरफेस आपको ये रिंग जैसा दिखेगा, और इसको बेटा ब्राउन रिंग कहा जाता है। अगर इस पर फर्दर शेक करो, ठीक है, अगर इसको पूरे मिक्सचर के साथ शेक किया जाता है, इस पर ब्राउन रोजा क्या है, राइट, बल्कि आपके पास फिर ये काफी डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन जब तक ये सरफेस के ऊपर है बेटा, यहाँ पे सरफेस के ऊपर है, विदाउट आप इसको डिस्टर्ब ना करें, तो आपको बिल्कुल बाहर से जब दिखेगा, बाहर से एक रिंग जैसा आपको दिखता है। तो चूंकि कॉम्प्लेक्स ब्राउन कलर का है और रिंग बनाता है, इस वजह से इस टेस्ट को बेटा ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वो क्यों आता है, व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपके पास नीचे मैंने एक स्टेटमेंट दी है। आप जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो अपलोड किया हुआ है वेबसाइट पे, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा बेटा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं तिमंच कलर आसम बिकॉज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस। वन इज कॉल्ड एज द चार्ज ट्रांसफर, other is called as the ligand to metal DD transition, right? One is called as DD transition, other is called as charge transfer transition. जहां तक ये पर्टिकुलर केस की बात है, इस कॉम्प्लेक्स की बात है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ फ्रॉम NO to Fe। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मीन चार्ज ट्रांसफर, राइट। तो जो ब्राउन कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, क्योंकि NO जो है
ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो ट्रांसफर या शिफ्ट होता है इनटू वन ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव। और इस ट्रांजिशन में आपको अगर कलर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो, मान लीजिए ये NO की अपनी एनर्जी स्टेट है, ये Fe2 पॉजिटिव की अपनी एनर्जी स्टेट है, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होकर यहां पे पहुंच गया। यमसातंति इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन गछान छु, उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से पॉसिबल है कलर आ सकता है, ठीक है बेटा। लेकिन यहां पे जो कलर आता है वो जिस ट्रांजिशन की वजह से आता है, इस ट्रांजिशन को बेटा कहते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, राइट। एंड दिस चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम NO to Fe2 पॉजिटिव। अब उसमें क्या होता है, NO is oxidized to NO पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रिड्यूस होगा टू Fe पॉजिटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, द कॉम्प्लेक्स हैज आयरन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, राइट। इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट एग्जांपल्स जहां पे बेटा आयरन जो है अपना कंपाउंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बना लेता है, ठीक है। आई थिंक दैट विल डू फॉर टुडे एंड टुमारो इंशाल्लाह विल बी मूविंग फर्दर। लेकिन मैं आपको एक होम टास्क दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पे वो पेजेस भेजूंगा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है आप खुद एनालाइज करोगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उसमें NO N2, राइट। उनका स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली याद रखना है और उनका मैग्नेटिक बिहेवियर याद रखना है, ठीक है। मैं सजाद को वो सेंड करूंगा, वो आपको अपने व्हाट्सएप पे बेटा सेंड करेंगे, ताकि आप कल दिन जो है उसको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को देखें और मंडे जो है इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट फॉस्फोरस और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। So thank you so much for being so patient and may Allah bless us all. बेदीनेस अक्ल सलीम कैसे अगर ने यमन हालातन मंजतन पन पढ़ाई फिक्र करो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम जैसा बद दिमाग कोई नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ब्लेस यू।